So friends, my name is Afsar Khan and you are watching my channel and today our topic is elements of novel. So आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है elements of novel. नोवेल के सभी एलिमेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. So स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एलिमेंट्स ऑफ नोवेल की बात करते हैं प्लॉट की. प्लॉट एक लिटरेरी टर्म्स है जो इवेंट को डिस्क्राइब करता है जिससे स्टोरी बनती है. एक के बाद एक इवेंट होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. इन इवेंट्स के कनेक्शन को ही प्लॉट कहते हैं. प्लॉट्स के भी कई पार्ट्स होते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है कि विलन कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है. इसी चीज़ों को इंट्रोडक्शन कह सकते हैं. इसके बाद आता है राइजिंग एक्शन. इस हिस्से में स्टोरी जो होती है वो आगे बढ़ती है, कुछ चीज़ें घटती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मीन्स स्टोरी बिल्ड होने लगती है. नेक्स्ट पार्ट आता है इसका क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. इसमें स्ट्रगल होती है और एक सस्पेंस बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है. हमने मूवीज़ में देखा होगा कि क्लाइमैक्स में हमेशा हीरो और विलन की आपस में लड़ाई होती रहती है. कभी हीरो अप होता है, कभी विलन डाउन होता है और बाद में रिवर्स हो जाता है, यानी कि विलन अप हो जाता है और हीरो डाउन हो जाता है. इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है प्लॉट का वो है फॉलिंग एक्शन. इसमें जो हीरो होता है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, मतलब जो विलन है उसे मार दिया जाता है या वो उसकी हार हो जाती है और हीरो जीत जाता है, या फिर हीरो की प्रॉब्लम जो चली आ रही है पूरी स्टोरी में उसका सल्यूशन उसे मिल जाता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट आता है रेजोल्यूशन. यहाँ स्टोरी का एंड हो जाता है. तो ये शॉर्ट में बात की हमने प्लॉट की. नॉवल का सेकंड एलिमेंट्स आता है करेक्टर. एक करेक्टर एक पर्सन हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है. राइटर करेक्टर को एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या डायलॉग डिलीवर करने के लिए यूज करता है. एक स्टोरी में कम से कम एक करेक्टर हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी करेक्टर हो सकते हैं. इसमें जो मेन करेक्टर होता है या कह सकते हैं जिसके साथ साथ कहानी चलती है उसे हम हीरो कह सकते हैं या फिर प्रोटोगोनिस्ट भी कहते हैं. और जो कोई इस मेन करेक्टर के या हीरो के या प्रोटोगोनिस्ट के अगेंस्ट एक करेक्टर होता है उसे हम एंटागोनिस्ट या विलन भी कहते हैं. करेक्टर कई तरह के होते हैं जैसे फॉयल. ये करेक्टर हीरो के अपोजिट होता है जो दूसरे करेक्टर की अच्छाई और बुराई की वैल्यू को सामने लाने का काम करता है. सेकंड टाइप ऑफ करेक्टर स्टैटिक. ये करेक्टर पूरी स्टोरी में एक जैसे रहते हैं, चेंज नहीं होते बिहेवियर में, यानी कि इनका बिहेवियर जो होगा पूरी मूवी में या पूरी स्टोरी में एक जैसा बना रहेगा. थर्ड टाइप ऑफ करेक्टर डायनामिक. स्टोरी में इन करेक्टर्स की साइकोलॉजी बिहेवियर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जैसी सिचुएशन आती है वैसे ही इनमें बदलाव आते हैं. फोर्थ टाइप ऑफ करेक्टर फ्लैट करेक्टर. ये करेक्टर्स भी एक ही तरह के होते हैं पूरी स्टोरी में. ये या तो अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं. अगर किसी स्टोरी में कोई करेक्टर बुरा है तो वो हमेशा बुरा ही रहेगा, अगर अच्छा है तो वो अच्छा ही बनकर रहेगा. मीन्स कोई भी अच्छा करेक्टर बुरा काम नहीं कर सकता और कोई भी बुरा करेक्टर स्टोरी में अच्छा काम नहीं कर सकता. ऐसे होते हैं फ्लैट करेक्टर. नेक्स्ट आता है राउंड करेक्टर. ये राउंड करेक्टर फ्लैट करेक्टर के अपोजिट होते हैं. ये इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये कभी अच्छे बन के रहते हैं, कभी बुरे बन के रहते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं. नेक्स्ट करेक्टर आता है स्टोक करेक्टर. ऐसे करेक्टर स्टीरियोटाइप होते हैं, जैसे कोई सन की साइंटिस्ट, जैसे कि रामू काका हमेशा नौकर होता है. इंस्पेक्टर विजय पुरानी फिल्मों में हमने देखा होगा हमेशा ईमानदार पुलिस वाला बन के आता है. ये बात की हमने टाइप्स ऑफ करेक्टर की कि नैरेटिव टेक्निक क्या होती है या फिक्शन में नैरेटिव टेक्निक का क्या रोल होता है. नैरेटिव टेक्निक फिक्शन में कोई भी स्टोरी को नरेट करने के तरीके को कहा जाता है, या किसी नॉवल में स्टोरी को किस टेक्निक से रीडर को सुनाया जाता है या बताया जाता है उसे ही नरेटिव टेक्निक कहते हैं. नरेटिव टेक्निक नॉवेलिस्ट को हेल्प करती है उसके एक्सपीरियंस और उसके व्यूज़ को प्रेजेंट करने में. नॉवेल का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेजर देना होता है और नॉवेल को प्लेजेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है स्टोरी भी प्लेजेंट होनी चाहिए, यानी कि स्टोरी के साथ साथ नरेटिव टेक्निक भी इम्पोर्टेंट होती है. अब इसकी अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर आता है जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने सब्जेक्ट मैटर पर बहुत ही अधिक बल दिया है, मतलब एम्फेसिस किया है. किसी भी नॉवल में सब्जेक्ट मैटर का केयरफुली सिलेक्शन किया जाना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को स्टोरी में बनाए रखता है. और नॉवेलिस्ट को मटेरियल की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी
वो उस मटेरियल को रियलिटी के साथ में डिस्क्राइब कर सकता है। इसके बाद आती है कंसंट्रेशन। पावर और कंसंट्रेशन एक मेन एलिमेंट होता है नैरेटिव टेक्निक का सारा कंसंट्रेशन नॉवेलिस्ट को अपने उस सब्जेक्ट पर देना चाहिए जिस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कंसंट्रेशन इधर उधर भागना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जेन ऑस्टिन ने सदा अपने नॉवेल्स को एक लिमिट में रखा, इसलिए उसके नॉवेल सिर्फ वही सब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं जो मेन आइडिया होता है। यानी कि जेन ऑस्टिन अपने नॉवेल्स में सक्सेसफुल है अपने उन व्यूज़ को प्रेजेंट करने में जिन व्यूज़ को वो चाहती है प्रेजेंट करना। और ऐसा इसलिए क्योंकि जेन ऑस्टिन कंसंट्रेट करती है उन ऑब्जेक्ट्स पर, उन सब्जेक्ट पर जिन्हें वो लेती है अपने नॉवेल्स के लिए। इसके बाद आता है 3 मेथड्स ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। यानी कि किसी भी स्टोरी को 3 तरह से नरेट किया जा सकता। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा ऑटोबायोग्राफिकल मेथड और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री मेथड। पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में ऐसा लगता है कि जो कुछ नॉवेलिस्ट सुना रहा है या बता रहा है उसे उसकी बहुत अच्छे से जानकारी है। ये मेथड नॉवेलिस्ट को पूरी फ्रीडम देता है उसके आइडिया को प्रेजेंट करने की। यह सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। अब आता है ऑटोबायोग्राफिकल मेथड। यहाँ पर नॉवेलिस्ट स्वयं अपने आप को कहानी में प्रेजेंट करता है एज ए प्रोटोगोनिस्ट। मतलब मुख्य करैक्टर जो होता है स्टोरी का वो अपने आप अपनी कहानी सुनाता है। यहाँ पर या इस टेक्निक में फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल और इमेजिनरी दोनों होते हैं, यानी कि इनमें दोनों का मिक्सचर होता है। और रॉबिन्सन क्रूसो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री मेथड या इसे एपेस्ट्री मेथड कहते हैं। इस मेथड में करैक्टर के लिखी डायरी या लेटर का यूज़ किया जाता है और इस मेथड का यूज़ एपेस्ट्री नॉवल में किया जाता है और रिचर्डसन के नॉवल इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं। और नरेटिव टेक्निक में सबसे बाद में आती है ऑथेंटिसिटी, यानी कि नॉवेलिस्ट को लाइफ की सही और सच्ची जानकारी होनी चाहिए। किताबी जानकारी कंप्लीट नहीं होती, खुद की अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए जो नॉवेलिस्ट को हेल्प करती है उसके नॉवल को ऑथेंटिक बनाने की और रियलिस्टिक बनाने की। इसी से ही रीडर्स जो है अपने इंटरेस्ट को बनाए रखता है उस स्टोरी में। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द नॉवल आता है स्ट्रक्चर और नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये नरेशन का फ्रेमवर्क होता है। इसमें रिटन मटेरियल किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है ये मेथड आता है। मतलब स्टोरी को किस तरह कन्वे किया गया है ये चीज़ें आती हैं। इसमें सरफेस स्ट्रक्चर आता है, पैराग्राफिंग और स्टाइल भी आता है। इसमें इस तरह के मेथड होते हैं जैसे कि नैरेटिव कि किस तरह से स्टोरी को टेल करना है, स्टोरी को कन्वे करना है। उसके बाद में आता है क्रोनोलॉजी जिसमें टाइम सीक्वेंस आता है कि किस तरह से जो इवेंट है वो हैपन्स होते हैं, घटते हैं। इसमें यही चीज़ आती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।